मेरे नाना जी हरियाणा सिविल सर्विसेज में थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मन करता था कि कोई आईएएस बने घर से। तो उन्होंने, जब मैं 7 साल की थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो उन्होंने तभी मुझे बोला कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो तो आईएएस बन। छोटा सा चेंज है कि अब सब बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सब आपको अलग तरीके से देखते हैं कि आपने, जैसे आप कोई बहुत अलग ही इंसान हो। मैं तो वही हूँ जो थी। मेंस के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि न्यूज़पेपर आपका ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका एक्सप्रेशन बहुत इम्प्रूव करता है। मेरी स्ट्रैटेजी थी इमोशनल डिटैचमेंट। पूरे प्रिपरेशन में एक तो मैं बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती थी कि मनोज सर हर ऐसे की क्लासेस भी लेते थे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्लासेस, तो उनसे भी मुझे समझ आया कि जो वो बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किया तो 360 डिग्री अप्रोच हो गया। वो क्या नीड थी इस चीज़ की, क्या चैलेंजेस थे, क्या इतना भरोसा खुद पे रखो कि अगर आप इतने टफ एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की भी थॉट रख सकते हो। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, मेरे दोस्त जो कॉलेज के भी है, कि इतना टफ है, हमें पढ़ना ही नहीं है इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के साथ बात कर रही है और साथ ही साथ कई जो लोग इंटरव्यू के बाद आखिर अपनी फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, उनके साथ भी कनेक्शन करने की कोशिश भी कर रही है, उनके साथ इंटरव्यू भी कर रही है। इसी सिलसिले में आखिरकार 54 रैंक लेने वाली इस 2023 की यूपीएससी टॉपर हमारे साथ है। हमारे स्टूडेंट्स व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हो, कब से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, थोड़ा बहुत बताइए ऑडियंस को। मेरे फादर आर्मी में, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले और वैसे हमारा एंसेस्ट्रल घर अम्बाला में, अम्बाला हरियाणा, बट वहाँ पे भी 2 ही साल रही हूँ मैं अपनी स्कूलिंग की। तो प्रिपरेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में स्टार्ट की थी 2021 में ग्रेजुएट हुई, तो 2020 के एंड से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था और उसी साल मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट भी ले लिया। अटैम्प्ट कोविड ईयर था, डिले हो गया था, तो मेरे पास टाइम था, बट फर्स्ट प्री रह गया मेरा 3 मार्क्स से। फिर मैंने 2022 में प्री हो गया, मेंस दिया और 10 मार्क्स से मैं इंटरव्यू में जाने से रह गई और थर्ड अटैम्प्ट था ये मेरा, तो क्लियर हो गया पूरा। ओके, आपका कब से प्लान था यूपीएससी का? बचपन से था क्या? हाँ। तो वो क्या, आखिर क्या मोटिवेशन था उसके पीछे? मेरे नाना जी हरियाणा सिविल सर्विसेज में थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मन करता था कि कोई आईएएस बने घर से। तो उन्होंने, जब मैं 7 साल की थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो उन्होंने तभी मुझे बोला कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो तो आईएएस बनना। तो वो बस रह गया मेरे दिमाग में। मैंने अपने पापा से पूछा कि उसी उम्र में कि ये क्या है और इससे क्या बनते हैं, तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि अभी बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन है जी। तो मैंने, तब मनमोहन सिंह जी थे, मैंने बोला मनमोहन सिंह है, तो पापा ने बोला कि वो भी आईएएस थे, वो आईआरएस थे। इतने छोटे बच्चे को उन्होंने बताया नहीं, बट वो एक चीज़ कि यूपीएससी करने से तो शायद प्राइम मिनिस्टर ही बन जाते हो, तो वो आई थिंक मुझे अट्रैक्ट करता था बचपन में। बट बड़े होके समझ आता है कि ये जॉब क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो गई। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। अभी कुछ दिन पहले 1:30 बजे एक पीडीएफ आती है, उसमें आपका नाम और रोल नंबर दिखता है। और आखिरकार आपके नाना जी का सपना भी पूरा हो जाता है। तो उसके बाद वो दिन कैसा था और उसमें क्या, मतलब ऐसे क्या वास्तव में ज़िंदगी बदल गई आपकी? नहीं, ज़िंदगी बदली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक ही छोटा सा चेंज है कि अब सब बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सब आपको अलग तरीके से देखते हैं कि आपने, जैसे आप कोई बहुत अलग ही इंसान हो। मैं तो वही हूँ जो थी जी। पहले
थोड़ा मुझे बच्चे जैसे समझते थे, अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं सब। बस वही है चेंज, बाकी तो सब सेम है। ओके मैम, हमने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए, तो स्ट्रेटजी बुक लिस्ट तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसके पार्ट अगर यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा सीरियस, तो बहुत सारी चीज़ों से मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उनको मतलब मेडिटेशन नहीं हो पाता समय पे, और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उनको गोलियां भी खानी पड़ती है और उनको भूख भी नहीं लगती है। तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार आपने मैनेज किया और आखिरकार सफलता ली? सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेंटल स्टेबिलिटी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं फील कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा एंजाइटी होती है एग्ज़ाम में, बहुत स्ट्रेस होता है। तो अगर आप मेंटली फिट नहीं हो और बहुत ही अच्छी प्लेस में नहीं हो मेंटली, तो बहुत डिफ़िकल्ट है प्रिपरेशन करना। मैंने उसके लिए अपने घर वालों का सपोर्ट लिया। मुझे पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे मेरे साथ, और मुझे अगर मैं स्ट्रेस में आती थी तो मैं उनके रूम में चले जाती थी कि अब मुझे स्ट्रेस रिलीव करो। मुझे मूवीज़ दिखाना, मुझसे अलग टाइप की बातें करना, जो दोस्तों का काम होता है, वो मेरे पेरेंट्स ने किया। तो और कभी भी प्रेशर भी नहीं क्रिएट किया कोई सा भी। मेरा 3rd अटेम्प्ट था, उन्होंने मुझे बोला था कि 6 अटेम्प्ट यूपीएससी ने दिए, तो 6 अटेम्प्ट हमने भी तुम्हें दिए, तो मैं जब तक तुम खुशी से कर पा रही हो तो करते रहो। तो वो एक एनवायरनमेंट जो होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मेरे पास लॉ डिग्री भी थी। अच्छा। तो लॉ किया है मैंने, तो मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी मैं। आई रियलाइज़ कि बहुत बच्चे इसके भी स्ट्रेस में रहते हैं, प्लान बी जी। तो क्योंकि मेरे पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री थी, आई एक्नॉलेज दैट, कि उसके वजह से भी मैं बहुत रिलैक्स थी कि अगर 2-3 साल भी हो गए गैप के, तो भी अगर मैं जाऊंगी लॉ के टुवर्ड्स, तो मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो प्रीलिम्स को लेकर बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में बेसिकली बुक लिस्ट स्ट्रेटजी तो सारी होती है, तो इतने अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स आपने दे दिए, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स किन किन पॉइंट्स को अगर मजबूत करेंगे तो प्रीलिम्स हो सकता है उनका? पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, बट मैं और एम्फेसाइज नहीं कर सकती इस पर, क्योंकि पहला प्री मेरा 3 मार्क्स से रहा। अच्छा। मेरी प्रिपरेशन जो बेसिक होनी चाहिए वो तो पूरी थी, बट मैंने ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस ना इतने अच्छे से देखे थे। क्वेश्चन बैंक से आप देखते हो तो आप एक ही सब्जेक्ट के देखते हो, आप होलिस्टिकली नहीं समझ पाते उस पेपर को। पूरा पेपर बार बार सॉल्व करना चाहिए। आप खुद क्वेश्चन बैंक बनाओ, खुद सोचो कि ये अगर एंशंट का है या मॉडर्न का क्वेश्चन है और ये कहाँ से सॉल्व होगा, क्योंकि यूपीएससी आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे रहा है उसको प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए, वो है क्वेश्चन पेपर्स। और क्वेश्चन पेपर्स में डेफिनेटली एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो यूपीएससी फॉलो करते ही जा रहा है, और आप उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप बार बार वो क्वेश्चन पेपर करते रहो तो मैम कई बार जो यूपीएससी की तैयारी करने स्टूडेंट आते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर यूपीएससी मेरा नहीं होता है तो, क्योंकि यूपीएससी में जो आता है अपने दोस्त को सब चीज़ें सेट के अगर इसमें पूरा टाइम देता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं और यूपीएससी में भी आ जाता है, उनको ये लगता है कि मेरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो आपके साथ ऐसा होता था? ये थॉट मैं नहीं आने देती थी कि नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, या मेरा कुछ ही नहीं होगा अगर नहीं हुआ तो। ऐसी नेगेटिविटी ही है जो आपको पढ़ने से रोकती है कि आप पढ़ने के बजाय अगर दिन भर यही सोचते रहोगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ, आप पढ़ लो तो शायद हो जाए। तो इसलिए ये नहीं करती थी मैं कि नहीं हुआ फिर मैं क्या करूँगी। इतना भरोसा खुद पे रखो कि अगर आप इतने टफ एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की भी थॉट रख सकते हो, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, मेरे दोस्त जो कॉलेज के भी है, कि इतना टफ है हमें पढ़ना ही नहीं है इसके लिए। तो अगर आप सोच सकते हो कि आप पढ़ सकते हो तो फिर आप कर भी सकते हो। उससे इतना ज़्यादा घबराने के बजाय उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी मैम, आखिरकार आपने 54 रैंक लाई यूपीएससी में, तो आपको क्या लगता है यूपीएससी क्या डिमांड करती है एक एस्पिरेंट से? सिंसियरिटी सबसे ज़्यादा वो डिमांड करती है। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अकाउंटेबिलिटी, वही क्वालिटीज़ जो वो चाहते हैं एक अच्छे ऑफिसर में, जॉब में, वही टेस्ट कर रहे हैं। वो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की डिमांड कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आप एक तो खुद से ऑनेस्ट रह के सिंसियरली, जब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप कैसे काम करते हो अपने गोल के टुवर्ड्स। तो वो आई थिंक। ओके, मेंस की बात करते हैं, मेंस के लिए आपने कहाँ से गाइडेंस लिया? मैंने 2 मेंस दिए हैं, तो
पहले मेंस के टाइम तो बहुत ही कम गाइडेंस थी मेरे पास और मैं स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। गाइडेंस का ऐसा कोई स्पेसिफिक सोर्स रहा नहीं है क्योंकि मैं किसी की भी फाउंडेशन स्टूडेंट नहीं थी। बट एक बात है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना मटेरियल और क्लासेस फ्री में दे देते हैं। तो मुझे जो 2 अच्छे लगे वो मैंने 2 कोचिंग की मिक्स एंड मैच करके पेपर्स एक के देती थी, क्लासेस और मटेरियल एक का देखती थी क्योंकि सब कुछ फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ से मैंने प्रीडोमिनेंटली गाइडेंस ली है। बट एक चीज़ जो मैं बहुत जिसमें बिलीव करती हूँ कि सुनो सबकी करो अपनी जी। तो फाइनली मैंने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर भी दिया है तो भी चेक होके जब वो आता है तो 10 में से 1, 10 में से 2, पूरे पेपर में टोटल मार्क्स मिला के 37, 45। तो फर्स्ट मेंस के अराउंड में बहुत डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है जी, इतने कम कैसे दे सकते हैं पूरा अटेम्प्टेड पेपर पे। बट कौन चेक कर रहा है हमें नहीं पता, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। इसीलिए जीएस स्कोर बहुत रिलायबल सोर्स है क्योंकि मुझे पता है कि मनोज सर चेक कर रहे हैं। जब उनसे वो फीडबैक देते हैं तो उनको याद होता है पूरा आपका, ऐसे उनको पता होता है ये सही है ये सही नहीं है, ऐसे ही लिखो। तो एक रिलायबल सोर्स अगर मिल जाए जो आपका आंसर चेक करके आपको पर्सनल फीडबैक दे सकता है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में मनोज सर ने आपकी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो उससे आपका फर्स्ट मेंस में और सेकंड मेंस में कितना इम्प्रूव हुआ? 30 मार्क्स का डिफरेंस, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। फर्स्ट मेंस में मैं ऐसे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके देख रही थी कि सब जैसे टेम्पलेट में लिख रहे हैं कि जो टॉपिक आया उसको सारे जीएस के टॉपिक से रिलेट करके लिख दो कि कोई एब्स्ट्रैक्ट लाइन है तो आपको हर एक जीएस के सब्जेक्ट से कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा और ऐसे बना के कैसे लिख दोगे तो बहुत होलिस्टिक होता है वो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे समझ आया जब मैंने जीएस स्कोर के नेक्स्ट अपने मेंस के टाइम में, क्योंकि मुझे लगा मेरे एसए के मार्क्स कम है, मैंने सर की टेस्ट सीरीज़ ली और जब मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी अगर क्लैरिटी है एक्सप्रेशन में, जो तुम एक्सप्रेस करना चाहती हो वो क्लियरली एक्सप्रेस करना है, बस उतने 12 पेजेस में लिख के 10 से 12 पेजेस में, और कुछ टेम्पलेट नहीं लेना है कि ऐसे ही लिखूंगी तो अच्छा है। जैसे समझ आ रहा है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके या एक फ्लो में वैसे लिखो। लिसन टू योर ओन थॉट प्रोसेस कि आपको इस टॉपिक के क्या एस्पेक्ट समझ आ रहे हैं, उसको सब्जेक्ट के नज़रिए से नहीं देखना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड उसके नज़रिए से देखना है। और वो सर हर ऐसे की क्लासेस भी लेते थे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्लासेस, तो उनसे भी मुझे समझ आया कि जो वो बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी किया तो 360 डिग्री अप्रोच हो गया। वो क्या नीड थी इस चीज़ की, क्या चैलेंजेस थे, क्या इम्पैक्ट्स थे, वो 360 डिग्री अप्रोच होती है। तो दैट इज फीडबैक से आखिरकार आपने वर्क किया, वो फीडबैक कब आए? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, न्यूज़पेपर को लेकर बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स तो मंथली मैगजीन वो कर लेते हैं यूज़ की, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए वो यूज़ कर लेते। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा या क्या किया? मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता था क्योंकि रिपीटेटिव हो जाता है। हफ्ते में 2-3 ही बड़े न्यूज़ होती हैं, वो बार बार आती रहती है, मुझे समझ नहीं आता था नोट्स कैसे बनाऊँ, बना भी ले तो रिवाइज़ कैसे होंगे। तो मैंने न्यूज़पेपर ऑनेस्टली अपने प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा। मैं मंथली मैगजीन्स करती थी, उससे जनरल आइडिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का हो जाता था। और प्री और मेंस के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि न्यूज़पेपर आपका ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका एक्सप्रेशन बहुत इम्प्रूव करता है। बट इन दोनों चीज़ों में मुझे लगता था कि उसके लिए मुझे न्यूज़पेपर की अलग से ज़रूरत नहीं है, मेरी जनरल एक्सप्रेशन और राइटिंग सफिशेंट है, तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो मैम कई बार टॉपर्स बोलते हैं रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, सब चीज़ें होने के बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन क्या ना मैम बार बार वही पढ़ना थोड़ा ऐसे बोरिंग सा लग जाता है, क्रिएटिविटी नहीं लगती है। तो उस समय आप क्या करते थे रिवीजन के लिए? मॉक, जितने बार आप एक मॉक पेपर दोगे, मैं पहले प्री के बाद में अपना प्रिपरेशन जब रिवाइज करने का जो
वो होता है जैन फेब में आपको लगने लगता है पेपर आने वाला है, तो मैं रिवीजन स्टार्ट ही मॉक से करती थी, बिना रिवाइज करे मॉक दे देती थी। पॉलिटी का दे दिया, इको का दे दिया, फिर देखती थी क्या मार्क्स है और कौन से एरियाज है, आपको समझ आ जाता है। जैसे ही आप मॉक देते हो देन देयर इज एन इवैल्यूएशन ऑफ योर पढ़ाई इन फ्रंट ऑफ यू। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये करूँ या वो ना करूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट में रिवीजन की ज़रूरत है, या पूरे हो सकता है पूरा पॉलिटी फिर से रिवाइज करना पड़े, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो टेस्ट लेते रहिए, एवैल्यूएट करते रहिए, उसको बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए। तो मॉक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उस समय ना उनको लगता है कि मेरा यूपीएससी अब होगा नहीं, प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर तो इंटरव्यू तक कैसे जाऊँगा, उस स्टेज पे कैसे करते थे? बहुत बार मेरे साथ ही हुआ है, लक कह लो या पता नहीं क्या रीज़न था कि प्री के जस्ट पहले जो मैं मॉक देती थी 5-6, उसमें मेरे 50 या 60 में मार्क्स आते थे। अच्छा। बहुत कम मार्क्स, हर बार ऐसा हुआ है, पता नहीं क्यों, या मैंने बहुत टफ मॉक उठा लिया या लक ऐसा हुआ। बट मॉक्स के मार्क्स या वो मेंस हो या प्री, उसको भी एनालाइज करने का तरीका है। आपको ये भी समझना है कि कभी, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि इनिशियली मैं करती थी बिना पढ़ाई के और 140, 130 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पेपर का लेवल भी तो समझना सीखिए कि आप जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो वो इजी है या बहुत डिफ़िकल्ट है या बिल्कुल ही अतरंगी है, वो भी समझने का तरीका है। उसको PYQ से कंपेयर करो, आप देखो प्रीलिम्स के पेपर्स कैसे आते हैं, अगर उसी लेवल का है फिर आप डरो मत, 50 भी आ गए तो क्या हो गया। लेकिन प्रीलिम्स में एग्जाम देने जाते हैं कई बार स्टैंडर्ड बुक सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी, लेकिन वैसा जैसे हम लोग उम्मीद करके जाते हैं वैसा पेपर आता नहीं है, और उसके साथ साथ ही एक बार पहली बार तो देखते समझ में नहीं आता क्या कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो उस समय इंसान एकदम हाइपर हो जाता है, कैसे होगा नहीं होगा, पूरा होगा कंप्लीट नहीं। वो उसमें आपने कैसा किया प्रीलिम्स को लेकर? मेरी स्ट्रैटेजी थी इमोशनल डिटैचमेंट। पूरे प्रिपरेशन में एक तो मैं बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती थी, तो इस बार 2023 में तो ट्रेंड ही चेंज था, वो थे ही नहीं, एलिमिनेशन वाले नहीं थे। तो पहले 10 क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये तो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक बेसिक चीज़ मैं सोच के जाती थी कि चाहे कोई कितना भी प्रिपेयर करके आया है, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा श्योर शॉट किसी को नहीं आते हैं। जितने वहाँ पे 14 लाख 15 लाख बच्चे बैठे, 30-35 क्वेश्चंस ही हैं जो सबको 100% मतलब मोस्ट लोगों को आते होंगे, इजी है। उसके बाद सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी और आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन पे, उस पर बहुत ज़्यादा आ जाती है बात, क्योंकि आपको एटलीस्ट 80 तो अटेम्प्ट करके आने, 80 से कम आप अटेम्प्ट करोगे तो कट ऑफ मिस हो जाएगा। तो वो 50 क्वेश्चन जब आप वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये आपकी बहुत ज़्यादा मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आप वहाँ पे हाइपर हो गए या डर गए तो बहुत चांसेस है कि रह जाएगा, क्योंकि आपको एब्सोल्युटली लॉजिकल रहना है, आपको कैलकुलेटेड गेसेस लेने हैं। तो जो भी चीज़ आपको हेल्प कर सके, मुझे लगता था कि मैं इतने सारे मॉक्स दे चुकी होती हूँ अलग अलग लेवल के कि वहाँ पे कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल आए मुझे पता है कि मुझे कैसे आई हैव टू कीप माई नर्व्स काम। तो लोगों को मेडिटेशन भी हेल्प करता है, बट एनीथिंग विच हेल्प्स यू स्टे काम, क्योंकि तभी बेस्ट आंसर आपको तभी समझ आएगा। आप कैलकुलेटेड गेस भी तभी ले पाएंगे अगर आप बिल्कुल काम हैं। तो GS2 CSAT के लिए क्योंकि CSAT ना हर साल अपना पैटर्न बदल रहा है और डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो कई टॉपर्स बोलते हैं कि इंग्लिश में करो आप, मतलब इंग्लिश पे अच्छे फोकस कर लो आप, अगर मैथ आपकी अच्छी नहीं तो उसमें क्या करें? इस बार लॉजिकल रीजनिंग कम आया था बहुत, मैं भी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे सोच के जाती थी ये दोनों मैं कर लूँगी, मैथ्स थोड़ा बहुत बन जाएगा, मैं CSAT प्रिपेयर करके ही नहीं जाती थी। और इस बार मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मैंने घर आके बोल दिया था कि पेपर 1 में तो हो जाएगा, और उसमें आई भी मेरी 96.5 है, कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा है। बट CSAT मैंने बोल दिया था शायद ना हो, क्योंकि बहुत टफ था। तो आप किसी दो चीज़ पे आप रिलाय मत ही करिए तो बेहतर है। यू नेवर नो कि लॉजिकल दे ही ना और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश दे दें, या इंग्लिश बहुत कम कर दे और मैथ्स ही मैथ्स दे दे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। तो प्रिपेयर सब कुछ करके जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी जून में प्रीलिम्स हैं, तो स्टूडेंट्स सब प्रीलिम्स में लगे हुए, पूरा जोर शोर पूरी तैयारी लगी हुई है, तो क्या बोलोगे अपने व्यक्तिगत संदेश? मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे। मैं 2 महीने पहले 12
14 घंटे पढ़ती थी, दिन भर पढ़ती थी। चाहे आपने पहले के महीनों में उतना ज़्यादा ना ही पढ़ा हो, खुद को ये बिलीव दिलाओ कि ये 2 महीने भी बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर सही चीज़ें बार बार अच्छे से पढ़ के रहेंगे और बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आना, डरना नहीं है, बस स्टेबिलिटी मेंटेन करके पढ़ते जाओ। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रूशल होते हैं 2 महीने। मॉक्स बार बार रिवाइज़ करने चाहिए, मॉक्स देने चाहिए और बस काम रहो। जो भी चीज़ आपको हेल्प करती है, अपने पेरेंट्स, दोस्त, मेडिटेशन, व्हाटएवर हेल्प्स यू, कीप स्टेबल एंड काम, बस। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।